यहाँ पर पचवादून क्षेत्र में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पचवादून क्षेत्र से आती है तस्वीरें जहां पर एमडीडीए का ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बाड़वाला क्षेत्र में एमडीडीए की टीम ने 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है बुलडोजर से। दोबारा निर्माण शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। पहले भी यहां पर एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई की थी और दोबारा यहां पर झुग्गियों का निर्माण कर लिया गया, जिसके बाद फिर कार्रवाई की गई। उधर हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। अर्ध कुंभ मेले को लेकर इसकी तैयारियों के मद्देनजर कुंभ मेला भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने उत्तरी हरिद्वार में कई बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया। दूधाधारी चौक के पास में जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके बाउंड्री बना दी है। साथ ही उसके अंदर कई झुग्गी झोपड़ियां भी बना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। साथ ही बाउंड्री को भी हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। स्थायी नेचर का ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टीन से काफी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया था और एक दुकान टाइप का कुछ सेटअप भी बना रखा था, तो दोनों को हमारे द्वारा हटा दिया। हाँ, इन जनरल जैसे कि हमारे जैसे आगामी कुंभ है 2027 का, तो उसके मद्देनजर जितनी भी हमारा मेला क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त रखा ही जाना है। खबर रुड़की से, जहां पर मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके साथी को ढूंढा जा रहा है। देर रात गंग नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ये दोनों पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी। एक बदमाश धर दबोचा गया, दूसरा भागने में फरार कामयाब हो गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करी है, तो उसमें एक व्यक्ति तो भाग गया, दूसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। वो व्यक्ति विशाल उर्फ काकू के नाम से जाना जा रहा है, जिसपे हीनियस क्राइम में, हीनियस सेक्शनों में 4 मुकदमे यूपी में हैं और उसकी जो वल्दियत और निवास है वो भी यूपी के शकूर थाना क्षेत्र का है। और यहाँ हमारे जो मंगलौर थाना क्षेत्र उसमें भी वो एक मामले में वांटेड है। रुड़की में पिरान कलियर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कोटा मुरादाबाद गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। की घटना है, इसमें हमारे थाने ने रिस्पांस कर दिया है। 2 प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान वाला कुछ इश्यू है, किसी छोटी बात को लेके पहले भी झगड़े थे, तब भी इसमें लीगली एक्शन लिया था। कल पुनः ये झगड़ा हुआ एक छोटी सी बात को लेकर के, तो उसमें हमें तहरीर मिली है और लीगल कार्रवाई चल रही है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मान किया है। यहाँ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा निगम की समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी का सम्मान हुआ है। इस दौरान सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के काम को भी सराहा और निगम के कर्मचारियों की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा निगम के कर्मचारी प्रदेश को रोशन करने के लिए बारिश और तूफान में डट कर काम करते हैं। तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और हम बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना हमारी स्वीकृत हो गई और उस पर काम प्रारंभ हो गया। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जिसके लिए भी 5 दशक तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और देहरादून में आने वाले 50 सालों के लिए पेयजल का कोई संकट न हो, सोम डैम को भी हमारी जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वह भी निर्माण की ओर आगे बढ़ गया है। इन सभी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।
उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से पंचायत चुनाव टल सकते हैं। इस पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसके पीछे कारण जो बताया गया है वो चारधाम यात्रा बताया गया है। उत्तराखंड में नवंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके बाद से निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। प्रशासकों का कार्यकाल 1 जून को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इस बीच 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ये फैसला लिया गया है। 7,500 गांवों में पंचायत चुनाव करा पाना संभव नहीं है। जून से मानसून सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। चारधाम यात्रा शुरुआती दौर में जो 10 लाख रजिस्ट्रेशन होगी तो पीक पर रहेगी। ऐसे में जो सारा प्रशासनिक अमला है और उसके अलावा जो परिवहन तंत्र है और स्वास्थ्य का जो तंत्र है वो सारा का सारा यात्रा को सुचारू रूप से संपादित कराने में लगा रहेगा। तो ऐसे में सरकार के सामने परिस्थितियां अनुकूल नहीं है पंचायत चुनाव कराने की, और इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद जो बरसात का मौसम है उसमें भी चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर में चुनाव जा सकते हैं। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के निकाय चुनाव में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका निपटारे के लिए टीम देहरादून को निर्देश दिया है। उन्हें 4 हफ्ते के लिए अंदर प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेना है। डीएम देहरादून ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। आपको यह जानकारी दे देते हैं कि ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया। याचिकाकर्ता के अनुसार विभिन्न रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभू पासवान की जाति का उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने डीएम को इस संबंध में कहा था, लेकिन जांच नहीं की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से हमारी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई गतिमान है। सो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स इन टाइम एंड फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड सून। सर क्या वजह थी इसकी, मतलब कमेटी गठन करने का अगर बात की? ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के पश्चात स्क्रूटनी की कार्रवाई गतिमान। करीब 1 महीने के बाद 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है, जमा हो रखी है बर्फ। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है वो यात्रियों के लिए साफ करने का काम सेना की टुकड़ी कर रही है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया है कि अटलकोटी ग्लेशियर में कहीं कहीं पर 30 फीट तक की बर्फ जमा है। उम्मीद की जा रही है कि यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता आने जाने लायक बना लिया जाएगा। चारधाम यात्रा में अब यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भेजे गए सचिवों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। चारधाम यात्रा में अब बमुश्किल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा अब शुरू होने वाली है। इससे भी कम का समय बचा हुआ है, लिहाजा सचिवों ने जो अब रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर आगे काम किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया जोरों पर है। 4 धामों में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लौटे सचिवों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इन रिपोर्टों में पार्किंग, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और सड़कों की स्थिति को प्राथमिकता दी गई। बद्रीनाथ धाम यात्रा रूट से लौटे सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि गोपेश्वर से बद्रीनाथ के बीच 6 स्थानों पर स्थायी पार्किंग बनाई गई है, जहां पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा गौचर से गोपेश्वर के बीच 5 और जगहों पर 2000 गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम में निर्माणाधीन 45 बेड का हॉस्पिटल जून में एक्टिव कर दिया जाएगा। गंगोत्री से लौटे सचिव BVRC पुरुषोत्तम का कहना है, प्रशासन को क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान देने को कहा गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर रात्रि को दर्शन का समय आधा घंटा बढ़ने पर बात हुई है। इत्यादि के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो प्रोटेक्शन वर्क्स टेकअप हुए हैं और जो डामरीकरण के कार्य चल रहे हैं वो उनका भी
जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। और दोनों जगहों पे काम बहुत जो NHADCL का स्ट्रेच है और BRO का स्ट्रेच है, दोनों स्ट्रेचेस में काम बहुत ही तेज़ी से। यात्रा की तैयारियां मैंने सब देखा है, उसमें मेन ये है कि इस बार बटवाड़ी से आगे गंगनानी से हरसिल तक लगभग 20-25 किलोमीटर की ट्रैक है। वहाँ पर हम यात्रा मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो इस बार बहुत ही अच्छा यात्रा होगी। केदारनाथ रूट और यमुनोत्री रूट से लौटे सचिव युगल किशोर पंत और नीरज खैरवाल ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी है। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन का कहना है कि पिछली 4 धाम यात्रा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भी इस बार तैयारी की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के साथ रूट मैनेजमेंट पर काफी होमवर्क किया गया है। सभी विभागों के साथ, विशेषकर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने कई राउंड्स में वो जो पिछले वर्ष का अनुभव था उसके आधार पर पिछले वर्ष जो समस्याएं हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए उसका समाधान खोजते हुए इस बार अच्छे तरीके से बनाया उन्होंने। और हम आशा करते हैं कि जो भी तीर्थयात्री पिलग्रिम्स आएंगे एक सुखद अनुभव लेके जाएंगे। बीते साल 48 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए थे। इस बार एक महीने में 17 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि इस बार की यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि व्यवस्थाओं में कोई कसर न छोड़ी जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस बार केदारनाथ यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए टोकन सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया। रिपोर्ट देखिए। पिछले साल केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम का ट्रायल किया गया था, जिसे श्रद्धालुओं ने भी काफी पसंद किया था। इसी टोकन सिस्टम को इस बार बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है ताकि दर्शन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुविधाजनक हो सके। टोकन सिस्टम के जरिए हर श्रद्धालु को एक निर्धारित समय मिलेगा जब वो दर्शन कर सकेगा। इससे मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। इस व्यवस्था से जहां लंबी लंबी लाइनों से निजात मिलेगी, वहीं श्रद्धालु अपने टोकन की बारी तक वो केदारपुरी के अन्य पवित्र स्थलों का भी दर्शन कर सकेंगे, जिसमें शंकराचार्य समाधि स्थल, भैरवनाथ मंदिर, पंच पवित्र कुंड, ऊषा कुंड, वृष कुंड, हंस कुंड, अग्नि कुंड, रेताश कुंड, भीमशिला शामिल है। तमाम जो यात्री होते हैं उनको घंटों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से अगर केदारनाथ के अंदर दर्शन के लिए चलती है तो बहुत सुविधा यात्रियों को मिलेगी। उसके बीच यात्री अपना गंगा स्नान कर सकता है। तमाम जो अन्य यात्री जो अन्य तीर्थ केदारनाथ में है, भैरवनाथ है, तमाम कहीं मंदिर और कहीं तीर्थ केदारनाथ में और भी है, वहाँ जब तक उसका नंबर टोकन से आता है बाबा केदार के दर्शन के लिए, तब तक वो और दर्शन कर सकते। वहीं धाम में जगह जगह लगाए गए लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को टोकन संबंधी लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे किसी को भी कोई असुविधा न हो और बाबा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु अपने नंबर पर दर्शन कर सकेंगे। हमने पिछली बार की जो टोकन सिस्टम था उससे काफ़ी कुछ सीखा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सतर्क भी है इसको लेके। हमको पता है क्या कमियां रही हैं पिछली बार, तो लगातार उस पर हमने इस बार काम किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो टोकन सिस्टम होगा वो स्मूथ होगा और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना आसान होगा। प्रशासन ने भी दावा किया है कि टोकन सिस्टम लागू होने से धाम में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और क्राउड मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी, जिससे न केवल श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे बल्कि केदारपुरी को भी अच्छी तरीके से देख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा परिषद ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट संस्कृत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषित किया है। 12वीं में अभिषेक ममगाई जिन्होंने 94% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। पौड़ी के ही शौर्य कौशिक 92.4% के साथ दूसरे स्थान पर हैं और 10वीं में आलोक कुकरेती ने टॉप किया है। 90% मार्क्स के साथ पौड़ी के आलोक टॉपर रहे। दूसरे स्थान पर चंपावत के पंकज जोशी हैं और तीसरे स्थान पर 88.6% के साथ पौड़ी के आयुष बलूनी बाजी मार चुके हैं।
प्रदेश बीजेपी के नेता दायित्वधारियों की तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक तीसरी लिस्ट में 4 से 5 विधायकों का भी नंबर लग सकता है। कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर दायित्व दिए जाने बाकी हैं, जिसमें अध्यक्ष, बीकेटीसी अध्यक्ष, वन विकास निगम अध्यक्ष, जीएमवीएन, केएनवीएन, चारधाम विकास परिषद शामिल है, जिन पर कई विधायकों की टकटकी लगी हुई है। कुछ बोर्ड अभी भी बचे हैं जिनमें नियुक्तियां होनी प्रस्तावित हैं और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस पर विचार चल रहा है, इस पर मंथन हो रहा है और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र ये जो महत्वपूर्ण पद हैं इन पर भी नियुक्ति होगी। 1 के बदले 5, ये कोई लॉटरी की स्कीम नहीं बल्कि एक फंसाने वाली स्कीम है और जो फंसा उसका निकलना मुश्किल हुआ। कुछ समय पहले म्यांमार में ठगों के चंगुल से निकले लोगों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ये पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड समेत भारत के कई हिस्सों से युवा अच्छे पैकेज और विदेशी नौकरी के झांसे में थाईलैंड चले गए। वहां पहुंचते ही एजेंट के जरिए म्यांमार के मायावती भेजा गया, जहां चीनी साइबर अपराधियों ने इनको साइबर ठग बनने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से कुछ युवाओं ने अपने घरों में संपर्क साधा तो भारत सरकार के दखल के बाद 550 युवाओं को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें 22 उत्तराखंड के युवा शामिल हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि एक साइबर गुलाम को छोड़ने के एवज में या तो 50 लाख रुपए की फिरौती या फिर 5 नए युवाओं को लालच देकर साइबर ठगी के धंधे में उतरने को कहा जाता था। काफी सारे लोग रेस्क्यू करके लगभग 550 लोग जो म्यांमार से इंडिया वापस लाए गए थे, उसमें 22 लोग उत्तराखंड के भी थे और उनसे डिटेल्ड पूछताछ दिल्ली में भी हुई थी और एजेंसीज के साथ में, और फिर उत्तराखंड में एसटीएफ में भी इनके साथ डिटेल्ड पूछताछ हुई है और इसमें कुछ लिंक हमें मिले भी थे। एसटीएफ इसे मानव तस्करी का भी मामला मानकर चल रही है और उन एजेंटों की तलाश में जुट गई है जिनके जरिए ये लोग म्यांमार तक पहुंचे थे। इन एजेंट्स का नेटवर्क न सिर्फ भारत में फैला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से भी जुड़ा हो सकता है। टेलीग्राम एक चैनल के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे और टेलीग्राम में ही इनको जो है थाईलैंड आने का टिकट प्रदान किया गया था, जिसके माध्यम से ये थाईलैंड गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एजेंटों के माध्यम से वहाँ भेजा गया था नौकरी का प्रलोभन देके, अब बाद में डंकी रूट से म्यांमार गए थे। और ऐसे जो एजेंट्स जिनके नाम आए हैं इनकी हम जांच कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ा सा डिटेल हमारे पास होगा फिर इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ को अंदेशा है कि आज भी सैकड़ों युवा साइबर ठगों के चंगुल में फंसे हैं। विदेशों में अच्छी नौकरी की चाह में झांसे में आसानी से फंस जाते हैं और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखना यह है कि एसटीएफ की जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18। सरकार लाखों टन सरकारी राशन की खरीद करती है और फिर इसे राशन को दुकानों के जरिए जनता में बांट देती है, लेकिन हल्द्वानी में ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर सरकारी राशन की बड़ी खेप ब्लैक मार्केट में जा रही है। रिपोर्ट देखें। ये हल्द्वानी में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के गोदाम हैं, जहां से रोजाना रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर राशन उठाते हैं और राशन की सरकारी गोदाम तक पहुंचाते हैं और इसे पहुंचाने में ही बड़ा खेल हो रहा है। दरअसल इन गोदामों से बड़ी मात्रा में राशन निकल तो रहा है, लेकिन ये सरकारी गोदाम की जगह प्राइवेट गोदाम में पहुंच रहा है, जहां से इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों खूब वायरल है, जहां सरकारी राशन गोदाम से निकली गाड़ी किसी प्राइवेट गोदाम में जाती नजर आती है। शिकायतकर्ता इसके पीछे बड़े घोटाले की आशंका जता रहे हैं। जो रसद होती है गल्ले की, सरकारी गल्ले की, तो उसके सत्यापन उसका वेरिफिकेशन करने के लिए मैं फील्ड पर गया, तो खाद्यान्न भंडारण निगम के गोदाम से जो गाड़ी लोड होके आती है उसके गेट से ही मैंने वीडियोग्राफी करी। कम से कम 10-15 गाड़ी की मैंने वीडियोग्राफी करी और 10-15 गाड़ी एक ही दिन में ब्लैक सेल हो रहा था। मेरे पास सब एविडेंस इसके हैं, सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद है कि खाद्यान्न भंडारण निगम के गोदाम से गाड़ी भर के निकली और वो प्राइवेट अवैध गोदाम में वो खाद्यान्न उतरा है।
जाहिर है ये मामला बेहद गंभीर है। पहली नजर में ये बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इशारा करता है। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो विभाग के मंत्री तक अभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन मंत्री से जब इस बाबत सवाल किया गया तो वो प्रकरण की जांच का भरोसा देती नजर आई। देखिए, मैंने फिलहाल तो वायरल वीडियो देखी नहीं है। आपसे अनुरोध करूंगी कि वो वीडियो आप ज़रूर मेरे पास में भेजें। निश्चित रूप से इस वायरल वीडियो की सत्यता का परीक्षण होगा और इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता होगी तो निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई होगी। हालांकि मंत्री जांच का दावा कर रही हैं, लेकिन वायरल वीडियो मार्च आखिर का है, जिसकी शिकायत कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इसकी जांच कब होगी, ये बड़ा सवाल है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता आ जाए, कर्मचारी अफसर टाइम पर ऑफिस आ जाएं, इसलिए 1 मई से पूरे प्रदेश में हाजिरी रजिस्टर में नहीं, अब बायोमेट्रिक होने जा रही है। पर बात कहने में जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल है। इसे कर पाना मुश्किल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के करीब 2 लाख सरकारी अफसर कर्मचारियों की हाजिरी अब रजिस्टर में नहीं, बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे से लगेगी। शासन की कमान संभालने के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम लागू करने की हिदायत नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दी है। 1 मई से मशीन में अंगूठे से हाजिरी का सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होगा। ऐसा ही आदेश ठीक 3 साल पहले भी हुआ था, लेकिन आंशिक तौर पर ही लागू हो पाया। पर अब इसे 100% लागू करने की बात हो रही है। देहरादून नगर निगम में 1000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। इक्का दुक्का मशीन लगी है, खराब हुई तो ठीक नहीं हुई। 1500 कर्मचारी अधिकारी वाले सचिवालय में ये सिस्टम पूरी तरह फॉलो हो रहा है, लेकिन राज्य कर्मचारी परिषद को उन कर्मचारियों की चिंता है जो दूर दराज गाँव में काम करते हैं। इसीलिए सबकी राय अलग अलग है। व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। बायोमेट्रिक मशीन लगती है तो हर अनुभाग में लगे। अब एक ही जगह पर कि इतना बड़ा ऑफिस है, इतने कर्मचारी हमारे यहाँ हैं कि अगर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो 12 बजे तक तो बायोमेट्रिक पर ही खड़े रह जाएंगे, तो नगर निगम का काम कैसे सुलझाएंगे। तो सीधा सीधा हमारे यहाँ हर उपस्थिति पंजिका है। तो काफ़ी समय से व्यवस्था चालू है और मेरे ख्याल शुरुआत यहीं से की गई थी। अब इसको पूरे विभागों में किस तरह रूप देना, सरकार सारी और काम कर रही है और इससे अच्छा होगा। कर्मचारी भी मैं कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती इसमें कि इसमें कि टाइम टू टाइम लोग आएंगे जाएंगे। कोई बेहतरीन निर्णय मैं मानता हूँ उसको। हमारी चिंता सिर्फ उन लोगों को लेकर के है जो लोग इंटीरियर में पोस्टेड हैं और विलेज लेवल वर्कर हैं, नया पंचायत स्तर पे जो काम करते हैं, उनकी हाजिरी कैसे और कहाँ दर्ज होगी, इस संबंध में स्पष्टता आनी आवश्यक है। राजधानी होने के बावजूद देहरादून में बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह फॉलो नहीं हो पा रहा, तो 500 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हालात देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों को रजिस्टर से बायोमेट्रिक पर लाना टेढ़ी खीर है। दरअसल बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है, तो सर्वर भी, ताकि हाजिरी का डाटा सेव हो सके। और पहाड़ी राज्य में ये काम आसान नहीं है। 15 दिन टाइम हमारे पास है और 1 मई से पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाएगी। इसका सर कोई ऐसा भी है कि खामी अगर कहीं पे नहीं कोई करते, अब उसके लिए फिर जो सिस्टम है कार्रवाई करेगा, उसमें व्यवस्था की जाएगी। देहरादून से पिथौरागढ़ तक हाजिरी का सिस्टम साफ बता रहा है कि आदेश भले हो चुका हो, लेकिन पूरे प्रदेश में इसे पहले लागू करवाना चैलेंज है और फिर फॉलो करवाना। और कर्मचारियों के रवैये से साफ है कि सालों से रजिस्टर में हाजिरी लगाने की आदत इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली और न इतनी जल्दी हालात सुधरने वाले। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।